गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस, जिन पर हम आज विचार करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर उसके पीछे की कहानी है क्या। ईरान में जेएंडके के कितने स्टूडेंट्स? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से की बात, गुजारिश की कि ईरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस निकाला जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर श्रीनगर में ली खास बैठक। प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर से, बताई आखिरी 30 सेकंड्स की कहानी। उर्दू को लेकर अब एक्टिव हुए बीजेपी और छात्र संगठन। भीषण गर्मी से राहत नहीं, ऊपर से आफत बन रहे हैं बिजली के अनशेड्यूल्ड कट। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले से हालांकि पूरे विश्व में बौखलाहट सी मच गई, क्योंकि बैक टू बैक हालात जैसे बन रहे हैं, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में, उससे बौखलाहट होना जाहिर सी बात है। देश के भी अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह से ट्वीट किए, मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर एक मैसेज आया और ये मैसेज था उनकी चिंता, जो कश्मीरी छात्रों के लिए है जो ईरान में पढ़ रहे हैं, वहां रह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि आखिर जो कश्मीरी छात्र ईरान में रह रहे हैं उनकी सेफ्टी को, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। मगर बड़ी बात यह है कि चाहे एक क्रिटिकल मुद्दा है पर इस पे बात करनी जरूरी है। चाहे रशिया का यूक्रेन पे हमला हो या इजराइल का ईरान पर, कहीं ना कहीं चिंता हमें कश्मीरी छात्रों की होती है। तो आखिर कितनी संख्या है उन कश्मीरी छात्रों की जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और खास तौर पे मिडिल ईस्ट में? आखिर क्यों, यह बात करना भी जरूरी है। फिलहाल पहले इसकी बात कर लेते हैं कि उमर अब्दुल्ला का जो एक्स पर मैसेज है उसके पीछे कारण क्या है। उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से कहा है, ये गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि जो कश्मीरी छात्र ईरान में हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ है वो सिचुएशन बिल्कुल एक तरह से वॉर में बदल गई है। ईरान ने भी हालांकि 100 के करीब ड्रोन वापस इजराइल पर दागे हैं। कश्मीर के बहुत सारे छात्र जो हैं वो ईरान में मेडिसिन की या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये अभी नहीं, पिछले कुछ सालों से नहीं, काफी सालों से होता है। बेसिकली ईरान जो है वो एक शिया बहुमूल्य आबादी वाला राष्ट्र है और कश्मीर के भी शिया हो या सुन्नी हो, सभी छात्र ईरान में पढ़ाई के लिए जाते हैं। हालांकि बहुत सारे कश्मीरी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ईरान में नौकरी भी कर रहे हैं, वहीं सेटल भी हो गए, उनके परिवार चाहे अभी भी कश्मीर में रह रहे हो। हालांकि कश्मीर की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका ईरान के साथ काफी ज्यादा संबंध है, क्योंकि बहुत सारे इस ईरान में जो स्कॉलर्स हैं वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ईरान एक शिया बहुमूल्य मुल्क है, राष्ट्र है, तो कश्मीर के जो लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, वो कई बार ईरान पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जाया करते थे। मगर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, खास तौर पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए कश्मीर के बहुत सारे छात्र ईरान जाते हैं। जब यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर हुआ था तब भी हमने देखा था कि यूक्रेन भी एमबीबीएस करने के लिए जम्मू कश्मीर के बहुत छात्र गए हुए थे, उनको फिर वापस भी लाया गया था। और उस समय भी हमने देखा था कि जम्मू से ज्यादा कश्मीर के छात्र जो हैं वहां पढ़ रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला के एक्स पर इस मैसेज के नीचे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला केवल कश्मीर के छात्रों की बात कर रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों के छात्र भी तो ईरान में होंगे। मगर कुछ लोगों से हमारी बात हुई और ये पता चला कि बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों के शायद छात्र वहां इतने नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के, और वो भी पर्टिकुलर कश्मीर रीजन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ईरान में मेडिसिन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने चिंता जताई है इस बात पर, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनके इस मैसेज के बाद क्या संज्ञान लेती है, किस तरह से उन छात्रों को सुरक्षित वहां से निकालना की कार्रवाई शुरू होती है, इसके ऊपर जब कोई आधिकारिक पुष्टि होगी, कुछ डिटेल्स आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल ये खबर बड़ी है
कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और कश्मीर के जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डर खौफ का माहौल भी होगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें वापस निकालना, वहां से लाना बहुत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इस बाबत बात भी की हो और शायद उनकी बात भी विदेश मंत्री से हुई हो, मगर फिलहाल एक्स के मैसेज से उन्होंने यही बताया है कि मैंने रिक्वेस्ट की है MEA से और ये कहा है कि उन छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर पे बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा जो 2 जुलाई से जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा और 3 जुलाई से अधिकारिक तौर पे यात्रा बालटाल और पहलगाम से शुरू होगी। 9 अगस्त रक्षाबंधन को यात्रा खत्म होगी। उसको लेकर इस बार लगातार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी बैठकें हो रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हिमलिंग के पहले दर्शन करके अमरनाथ से लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने एक बैठक आज सुरक्षा की दृष्टि से श्रीनगर राजभवन में की। उसमें कई सारे अधिकारी शामिल हुए और बात यही रही कि सुरक्षा का माहौल कैसे दिया जाए श्रद्धालुओं को, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में पहुंचे और खास तौर पे कश्मीर के टूरिज्म को भी वापस कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दी जाए। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी हैं और उनकी तैनाती यात्रा मार्गों पर करना शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बाकी जो खबरें हैं उनकी भी बात करते हैं, मगर सबसे पहले बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उन्होंने अकेला जो यात्री इस हादसे से बचा है, रमेश विश्वास कुमार, उससे मुलाकात भी की और आखिरी 30 सेकंड की जो कहानी थी वो उससे जानी। उसने प्रधानमंत्री को बताया कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने लोगों के बीच अकेला कैसे बच पाया, मगर जैसे ही प्लेन क्रैश होने लगा उसने तुरंत एग्जिट डोर जो उसके बिल्कुल साथ था वहां से छलांग लगाई और उसके बाद वो बच पाया। हालांकि अभी वो शॉक में है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है, मगर प्रधानमंत्री को जो उसने कहानी बताई इससे कम से कम एक चीज तो पता चल पाई कि आखिरी माहौल कैसा था जहाज के अंदर, क्योंकि अकेला चश्मदीद जो बचा है वो रमेश विश्वास कुमार ही है। और अब जो है प्रधानमंत्री या बाकी जो नेता हैं वो भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, खास तौर पे जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, उनका इलाज तुरंत करवाया जाए और कम से कम उन्हें सुरक्षित किया जाए। उर्दू को लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बाद अब कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हुई हैं। उर्दू का सारा मामला बेसिकली है क्या, नायब तहसीलदार के जो नए नॉमिनेशंस होने हैं, जो नए आवेदन लगने हैं, उनकी नई रिक्रूटमेंट होनी है, उसके लिए उर्दू को कंपलसरी किया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद उर्दू को कंपलसरी नहीं किया गया था। तो आखिर जब ये नोटिफिकेशन निकलनी थी तब ये छात्र संगठन या ये खास तौर पे बीजेपी के विधायक और जो नेता हैं वो कहाँ थे, क्योंकि कम से कम इन्हें पता होना चाहिए था कि ऐसी चीजों पर काम हो रहा है और समय रहते इसको रोका जाता। हालांकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर विधानसभा और जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा और सुनील शर्मा दोनों ने एक मेमोरेंडम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपा है और उसके ऊपर वो संज्ञान लेंगे। मगर ये एक मुद्दा उर्दू का कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वाले बहुत से लोग हों, मगर उर्दू पढ़ने और लिखने वाले जम्मू रीजन में बहुत कम लोग हैं और उर्दू की पढ़ाई शायद ही कंपलसरी भी जम्मू में अब नहीं रही है। इसलिए अब खास तौर पे इस पे ये ध्यान दिया जा रहा है कि अगर पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर को एक किया गया है तो फिर क्यों ना हिंदी और अंग्रेजी में ही ये सारे आवेदन हो, ताकि हर छात्र इसमें अप्लाई कर पाए। बात गर्मी की, जब हम ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी 2 बार बिजली बंद हुई है, गुल हुई है। तो आप खुद सोचिए कि आप करीबन 10-15 मिनट के लिए भी कोई काम करते हैं तो बीच में भी 2 बार बिजली के अनशेड्यूल्ड पावर कट हो रहे हैं। पसीने से आप लथपथ हो रहे हैं, चाहे आप घरों के अंदर बैठे हो या दफ्तर में। रात भर आप अपनी नींद तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपने जितने मर्जी घर पे एयर कंडीशन लगाए हों, मगर वो चलेंगे तब अगर बिजली होगी। आपके इन्वर्टर भी ठप हो रहे हैं और लोगों की हालात खराब हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हों, प्रेग्नेंट लेडीज हों या फिर बुजुर्ग और बीमार, इन सबको बहुत दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ये आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करी थी। लोग तो बिल देने को भी तैयार है और दे भी रहे हैं, तो कम से कम उन्हें बिजली मुहैया करवाना सरकार का काम है और मुख्यमंत्री खुद बिजली मंत्री हैं। तो हमारी ये आवाज उनके तक पहुंचे, हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस सीजन में जब पीक सीजन होता है जम्मू में गर्मी का और कश्मीर में सर्दी का, इसी समय सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत सबको होती है। और अगर आप इस समय बिजली नहीं दे पाए तो फिर आपके
बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है सरकार इस पे सोचेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन तक प्राकृतिक तौर पे तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कम से कम बिजली ही अगर आपूर्ति पूरी हो तो लोगों को कुछ राहत तो मिल पाए। तो अब आज का ज्ञान, थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान, चाय और चरित्र, इन दोनों में बहुत समानताएं हैं और अगर ये गिर जाए तो दाग लग जाता है। इसलिए चाय का भी ध्यान रखें और चरित्र का भी। चरित्र को मजबूत रखें और चाय को छलकने ना दें, क्योंकि अगर एक बार दाग लग गया तो फिर वो मिटेगा नहीं। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने चरित्र को मजबूत रखिए ताकि आप लंबा भी जिए और साथ ही साथ अपने चरित्र को मजबूत करके अपने आप को ऊंचाइयों तक भी ले जाएं। जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो भी आपका नाम चमकता रहे, यही एक स्ट्रॉन्ग चरित्र की निशानी होती है। तो इसलिए चाय और चरित्र, इनकी समानताएं याद रखनी बहुत जरूरी है। तो आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, कल यानी कि अब सोमवार को। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के साथ बने रहिए। रविवार को बहुत सारे खास कार्यक्रम आपके लिए होते हैं, उन्हें जरूर देखिएगा और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। खास तौर पे हम रविवार से आपके लिए कुछ स्पेशल बाइट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि 18 जून को हमारी पहली एनिवर्सरी है। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप भी अपने छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हम जरूर चलाएंगे। आप भी अपने पेजेस पे शेयर करिएगा और हमारे इस पहली एनिवर्सरी में आप भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो अकेले का नहीं है, बल्कि अब 50,000 को क्रॉस कर चुका है और आप सारे दर्शक हमें देखने वाले हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।